अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। डायनामिक्स में हम मोशन की बात करते हैं और उसके साथ-साथ कौन सी फोर्सेस होती हैं जो मोशन को इफ़ेक्ट करती हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है व्हेन वी किक अ स्टोन वी गेट हर्ट दिस इज़ ड्यू टू। जब हम किसी स्टोन को किक करते हैं तो इट मीन्स कि हम उसके ऊपर एक्शन की फ़ोर्स लगाते हैं। उसके बदले में वो स्टोन जो होता है वो भी हमारे ऊपर एक फ़ोर्स लगाता है, लेकिन वो रिएक्शन की फ़ोर्स होती है। उस फ़ोर्स के लगने की वजह से हमें हर्ट या दर्द महसूस होता है, ये चोट लगती है। तो यही इसका राइट ऑप्शन है डी वाला, यानी कि रिएक्शन। सेकेंड एमसीक्यू है, एन ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अंटिल। एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी मोशन को जारी रखता है और उसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहती है। इसकी क्या वजह होती है और ये कब तक ऐसे चलता है? द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट इज़ ज़ीरो, क्योंकि इस पे जो लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स है, जितनी सारी फोर्सेस हैं उनको जो है आप ऐड अप कर देते हैं और ऐड करने के लिए जो सेम डायरेक्शन में होंगी वो ऐड होंगी, जो डिफरेंट वाली होंगी वो लेस हो जाएंगी, और जो नेट रिज़ल्ट आएगा अगर वो ज़ीरो आ जाता है तो इसको आप क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है। और उस वक़्त क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहता है, अगर वो मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी भी सेम रहेगी, और अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो इट मीन्स कि उसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगी। मिसाल के तौर पर जब एक कार मूव कर रही हो तो उसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं। लेट्स सपोज़ कि एक फ़ोर्स जो है वो इंजन की फ़ोर्स है और एक फ़ोर्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस की है, और दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में है। लेट्स सपोज़ कि जो इंजन वाली है वो भी 500 न्यूटन है और जो एयर रेजिस्टेंस वाली है वो भी 500 न्यूटन है। अब जब ये 2 फोर्सेस लग रही होती हैं 2 अपोज़िट डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएंगी। 500 न्यूटन में से 500 न्यूटन को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब इसकी वजह से वो कार जो होगी जब मूव कर रही होगी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करती रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद है थर्ड वाला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स से मुराद ये है कि ऐसी फ़ोर्स जो कि 2 ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे के साथ बगैर कॉन्टैक्ट किए ही अमल पैरा होती है, मीन्स कि वो फिर भी एक्ट करती है। लेट्स सपोज़ कि हमने बात की चार्जेस की। 2 अपोज़िट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और 2 एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, परे धकेलते हैं। जैसे पॉज़िटिव पॉज़िटिव या नेगेटिव नेगेटिव परे धकेलेंगे, रिपेल करेंगे, और पॉज़िटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉज़िटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसके लिए 2 ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी नहीं होता। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स, जो कि चार्जेस के दरमियान होती है। और फोर्थ वाला एमसीक्यू है, वॉल विद इनिशियल मोमेंटम p हिट्स अ सॉलिड वॉल एंड बाउंसेस बैक विद द सेम वेलोसिटी, इट्स मोमेंटम p डैश आफ्टर कोलिजन विल बी। तो एक बॉल है वो एक सॉलिड वॉल को हिट करता है और उसके वक्त उसका मोमेंटम होता है p, और उसके बाद वो बाउंस बैक करता है और उसकी वेलोसिटी वही रहती है। तो p डैश यानी कि जो कोलिजन के बाद वाला, टकराव के बाद वाला मोमेंटम है, वो आपने बताना क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला था P इज़ इक्वल टू mv। इसको आप पाकिस्तानी मूवी से याद रख सकते हैं। P इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। जब बॉल ने वॉल को हिट नहीं किया था तो उस वक़्त उसका मोमेंटम था P, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी था। अब जब वो उसको हिट कर लेगा तो टकराव के बाद वो आ जाएगा वापस। तो जब वो वापस आएगा उसी वेलोसिटी के साथ, तो डिफरेंट डायरेक्शन होने की वजह से अब वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। इस वजह से जो मोमेंटम उसके साथ भी माइनस लिखेंगे, यानी वो माइनस पी हो जाएगा। और जो मास इनटू वेलोसिटी आप लिखते थे, असल में वेलोसिटी के साथ माइनस है ना, तो फिर ये माइनस एम वी बन जाएगा, जिसकी वजह से जब आप आंसर लिखेंगे तो इट मीन्स के उसमें भी आप पी प्राइम यानी कि टकराव के बाद वाला मोमेंटम जो बताएंगे वो माइनस पी होगा। वो माइनस इस वजह से है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है। यहाँ पे आपको एक बॉल नज़र आ रहा है जो कि एम मैस रखता है, फिर उसकी कोई वेलोसिटी है जब वो दीवार की तरफ जा रहा था, ठीक है। फिर टकराव के बाद जब वो वापस आया तो उसकी वेलोसिटी होगी नेगेटिव। तो जब आप इसका मोमेंटम फाइंड करेंगे ना टकराव के बाद वाला, तो वो हो जाएगा माइनस एम वी, ठीक है, जिसको आप फिर माइनस पी से डिनोट करेंगे। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन ठीक है, यानी कि पी डैश या पी प्राइम बराबर होगा माइनस पी के, यानी कि मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही थी, इस वजह से वो भी नेगेटिव थी तो मोमेंटम भी नेगेटिव हो गया। फिफ्थ वाला जो है, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v collides with another particle of the same mass at rest, the velocity of the first particle after collision is। अब लेट्स सपोज एक कार है,
उसका कोई ना कोई मास है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है। तो जब उसका टकराव या कोलिजन से पहले का मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो P इज़ इक्वल टू mv आएगा। अब उसके बाद लेट्स सपोज़ वो कार मूव करते-करते एक गाड़ी से टकराती है, एक कार से टकराती है जो कि रेस्ट की पोज़ीशन में थी। यानी कि कार पार्किंग में खड़ी है और उसको आगे एक मूविंग कार हिट कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि जो मूव करने वाली कार थी ना, उसने अपनी सारी की सारी वेलोसिटी ट्रांसफ़र कर दी। किसको? उस कार को जिससे वो टकराई है, जो रेस्ट की पोज़ीशन में थी। तो जब सारी की सारी वेलोसिटी उसने ट्रांसफ़र कर दी, उसके पास क्या रह गया? ज़ीरो। तो इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, टकराव के बाद पहले वाला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी? ज़ीरो। क्यों ज़ीरो? क्योंकि उसने सारी की सारी उस ऑब्जेक्ट को दे दी जो कि रेस्ट की पोज़ीशन में था, जिसके साथ वो टकराया जाके। ठीक है? वो पार्टिकल। दूसरे पार्टिकल की हमने टकराव के बाद की वेलोसिटी बतानी है, उसको v डैश से ज़ाहिर करेंगे। तो मास पहले ऑब्जेक्ट का भी वही है, दूसरे का भी वही है। तो मास 1 माइनस मास 2 डिवाइडेड बाय मास 1 प्लस मास 2 और इंटू v1 करेंगे। और मास 1 और मास 2 उस सारों को m से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू v1। m में से m को निकालें तो 0 ओवर m में m को ऐड करें तो 2m इंटू v1। तो ये सारा आंसर जो है 0 हो जाएगा। 3.6 है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को हम पढ़ चुके हैं कि वो क्या होता है कि टकराव से पहले वाला जो मोमेंटम होता है और जो टकराव के बाद वाला मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है। ठीक है? और हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बिलोंग करता है, हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होना। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रेलिवेंट है। An object with mass of 5 kg moves at a constant velocity of 10 meter per second. A constant force then acts for 5 seconds on the object and gives it a velocity of 2 meters per second. In the opposite direction, the force acting on the object is. अब हमने फोर्स फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। हमने पहले गिवन डाटा लिख लिया, मास 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी अब चूँकि डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए -2 मीटर पर सेकंड है, टाइम 5 सेकंड दिया हुआ है, फोर्स मालूम करनी है। फोर्स के लिए फार्मूला हम लगाएंगे डेल्टा पी ओवर टी। डेल्टा पी से मुराद है मोमेंटम में चेंज। मोमेंटम वाला फार्मूला हमने, वैसे तो फोर्स का फार्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन एक्सेलरेशन तो यहाँ पे दी ही नहीं हुई। ठीक है? तो यहाँ पे m और v दिया हुआ है, इट मीन्स के मोमेंटम वाला फार्मूला लगना है। इसलिए चेंज इन मोमेंटम ओवर t, यानी कि मोमेंटम में विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज आया है। तो चेंज इन मोमेंटम को आप लिखते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और t को एज इट ओवर के नीचे लिख देंगे। फिर फाइनल मोमेंटम जो है उसको आप लिख सकते हैं ना mv, और वेलोसिटी जो है वो फाइनल वाली होगी। इसी तरह इनिशियल मोमेंटम जो है उसको आप फिर एम वी लिखेंगे, लेकिन पी के साथ आई है तो इसलिए वी के साथ भी आई है। इन दोनों में से एम को कॉमन ले लें और बाकी वी एफ माइनस वी आई रह जाएगा ओवर टी। उसके बाद वी एफ की वैल्यू आपके पास है -2। ठीक है? और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10, और दरमियान में फार्मूले का माइनस, और उसके बाद ये -12 आएगा, और जो कॉमन आपने m लिया हुआ था उसकी वैल्यू थी 5, तो नीचे t की वैल्यू भी क्या है? 5। तो 5 और 5 आप काट देंगे तो बाकी आपके पास -12 जो रह जाएगा, -12 न्यूटन आंसर है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन -12 न्यूटन ठीक है। 3.8 है लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे ये इम्पल्स की बात कर रहे हैं कि एक लार्ज फोर्स है वो बहुत थोड़े इंटरवल ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट को पे एक्ट करती है। इन दिस केस इट इज़ ईजी टू डिटर्मिन। तो आप क्या इजीली डिटर्मिन कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो फोर्स इनटू टाइम, यानी कि आप इम्पल्स की बात कर रहे हैं, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करना आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आप एग्जांपल पढ़ चुके हैं कि एक बॉल है, बैट्समैन जब उसको हिट करता है तो वो थोड़े से अरसे के लिए जो है इन कांटेक्ट होती है बैट के साथ, और बैट की जो हैवी फोर्स होती है वो उस पर लगती है। ठीक है? लार्ज फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए लगती है जब बैट्समैन अपने बैट के ज़रिए बॉल को हिट करता है। ये आपने इम्पल्स को कैलकुलेट करना होता है। इम्पल्स के लिए फार्मूला क्या है आपके पास? एफ इंटू टी, यानी कि फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम आंसर होगा।
इम्पल्स जिसे हम आई या जे से ज़ाहिर करते हैं, फिज़िक्स में इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में जो चेंज आता है उसको इम्पल्स कहते हैं। और इसकी कैलकुलेशन के लिए प्रोडक्ट लेना होता है किसका, एवरेज नेट फ़ोर्स का, यानी कि फ़ोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज नेट फ़ोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम इंटरवल के साथ, डेल्टा टी के साथ। 3.9 है, लुब्रिकेंट इज़ यूजुअली इंट्रोड्यूस बिटवीन टू सर्फेसेज टू डिक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी कि रगड़ को काम करने के लिए आप दो ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस के दरमियान लुब्रिकेंट, ग्रीस या ऑयल लगाते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है, प्रिवेंट्स डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द सरफेसेस, ताकि आप दो सरफेसेस के डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक सकें, उससे बच सकें, ताकि ये चीज़ें आपस में रगड़-रगड़ के घिस ना जाएँ। अदरवाइज़ जो है जैसे मशीनरी वगैरह, तो उसमें आप पुर्ज़ों के दरमियान तेल देते रहते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन की फ़ोर्स की वजह से वो चीज़ें जो हैं घिस ना जाएँ। तो क्या करती हैं कि ये ऑयल या ग्रीस क्या करते हैं, ये 2 सर्फेसेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोकती हैं।